हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो 115 दिन बचे हुए हैं एसएससी सीजीएल 2020 एग्ज़ाम को, जो कि 29 मई से होने वाली है। और लगभग 70 दिन बचे हुए हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को। लेकिन अभी भी जो मैं आपकी सिचुएशन देख पा रहा हूँ, कई सारे डाउट्स है, कई सारे इश्यूज आपके मन में चल रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का ये कहना है कि मॉक टेस्ट लगाते हैं लेकिन उसमें स्कोर नहीं आता है, किसी का ये पूछना है कि 4 महीने की तैयारी में क्या एग्ज़ाम निकल सकती है, क्या 3 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम निकल सकती है, किसी का जीए वीक है, किसी का क्वांट वीक है, किसी का इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी देख पा रहा हूँ, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं एक ही प्रॉब्लम में कन्वर्ट करूंगा और मैं आपको उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझाऊंगा। उस प्रॉब्लम को अगर आप समझ गए अच्छी तरह से, उसके बाद मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको कैसे डील करना है इस बचे हुए समय को और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं जो सॉल्यूशन फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ, ये सॉल्यूशन फुल प्रूफ है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ सॉल्यूशन को लेकर के कि अगर ये सॉल्यूशन आपने अप्लाई किया और आप पे काम नहीं किया तो मैं ये काम बंद कर दूंगा। मुझे इतना विश्वास है इस टेक्निक के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ या इस वीडियो में बताऊंगा ना, ये सेल्फ स्टडी के ऊपर बेस्ड है। ये सारी चीज़ें वो है जो आपका सेल्फ इवेल्यूशन करवाती है, आपको खुद पे काम करवाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करो या कोई वीडियो देखो दिन भर बैठ के या कोई इंटरव्यू वीडियो देखो, तो कि इससे कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड ऑफ द डे आप कितने भी अच्छे कोर्स ज्वाइन कर लो, कितने भी टीचर से पढ़ाई कर लो, काम आपको ही करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है जो आपको एज एन एस्पिरेंट, एज एन एसएससी एस्पिरेंट समझना पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं इस समय में देख रहा हूं कि लोग क्या करते हैं, अपने चैनल पे खूब सारे इंटरव्यूज डाल रहे हैं। अब जितने लोगों की सिलेक्शन हो चुके हैं, धड़ाधड़ इंटरव्यूज आ रहे हैं और एक एक घंटे के इंटरव्यूज, आप वो सिर्फ इंटरव्यूज देख देख के अपना टाइम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्लियर करनी है, आपको इस लायक बनना है कि आपको कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म बुलाए इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरों के इंटरव्यू देख करके आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं सीधे आता हूँ पॉइंट के ऊपर। मैं उस प्रॉब्लम की बात करूंगा जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, और इस एक प्रॉब्लम में आपकी सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है, देखो सिंपल सी बात है, या तो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चंस क्या है, स्कोर नहीं आ रहा है ना, कोई आपका क्वांट वीक है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इतने समय में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो एग्जाम में। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर लेकर आना। तो आपका आपके अंदर वो विश्वास नहीं आ पा रहा कि ये आप कर सकते हो। एग्जाम के अंदर 200 नंबर के 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप उसमें से 95 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व करके आओ कि आपको पता हो कि 190 नंबर मेरे कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये आप कैसे करो, या तो आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, या फिर आपका सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको विश्वास नहीं बन पा रहा है कि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सिंपल सी बेसिक सी प्रॉब्लम है, जिस जिस प्रॉब्लम की वजह से कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं, कई सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं, और आप यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हो, यहाँ वहाँ के मॉक टेस्ट खरीदते हो, और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आप ले आते हो अपनी लाइफ में, जो कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, या सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। ऑल राइट, अब देखो, आपको मैं बताऊं, एग्जाम की तैयारी अगर आपको करना है तो 4 स्टेप्स में आप करोगे। ये 4 स्टेप्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करनी है, चाहे आपने पिछली बार एग्जाम में टॉप किया हो, इस बार भी आपको यही करना पड़ेगा। तो 4 स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। मतलब या क्या करना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी समझ आपको होना चाहिए। अगर इसकी समझ आपको दोस्तों नहीं है ना, तो आप बहुत बुरी तरह उलझ सकते हो और आप रास्ते से भटक सकते हो। बिकॉज 18 घंटे पढ़ाई कर लो, केवल ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, या आप 10 घंटे पढ़ाई करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें सिलेबस की ना, तो बैंकिंग का, एसएससी का या कैट का, अगर क्वांट का ही अपन बात कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस की बात करें, 90% सिलेबस सारी एग्जाम्स में एक जैसा होता है। बैंकिंग के अंदर भी वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आता है अर्थमेटिक में। ओके, पाइप्स सिस्टम्स है, टाइम एंड वर्क एसएससी में भी आता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कॉमन हैं, लेकिन इनसे पूछे जाने वाले सवाल जो हैं उनका तरीका बहुत अलग है। एसएससी का अलग तरीका होता है, बैंकिंग का अलग होता है, किसी और एग्जाम का अलग होता है। ऑल राइट, तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी अपन कर रहे हैं। और अगर आपको ये समझना है कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पुराने समय में जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आए हुए हैं,
उनको पढ़ करके ही आप समझ पाओगे कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब आपने पैटर्न समझ लिया, मतलब कि दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ, जब आपने पैटर्न पूरा समझ लिया तब आएंगे आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। मतलब आपने पूरा समझ लिया, जैसे आप एग्जाम्पल लेके मैं बात करेंगे, अपन सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आप हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो। तो अपन क्वांट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स में, एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर अपन बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले आपने ये समझ लिया, फिर एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, तो ये आप काम करो सबसे पहले अपने ऊपर। अगर आपने ये कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हो गई है, तो यहाँ मैं कहूँगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, आपने क्या किया, पहले पैटर्न को समझा, उसके बाद में पूरे टॉपिक को ख़त्म कर लिया, सारे जो कॉन्सेप्ट उसके बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ लिए, तो इसको कहूँगा आपका सिलेबस ख़त्म हुआ है। और ये चीज़ आपको हर जगह अप्लाई करना है, हर टॉपिक के ऊपर और चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब पे अप्लाई करना है। अब जैसे ही आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है, मतलब कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, फिर आपको काम करना है एक्यूरेसी के ऊपर, जो कि कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर हड़बड़ाहट होती है, बहुत ज़्यादा चंचलता होती है बच्चों के मन में, मैंने देखा है कि बस जल्दी जल्दी कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और जल्दी से बहुत सारे स्कोर ले आओ, बहुत अच्छा स्कोर ले आओ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे एक्यूरेसी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने पुराने समय में जब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आप ऑब्जर्व करके देख लेना, जिस बच्चे ने एक्यूरेटली ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब जिसका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है, उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिले हैं, और जिसकी एक्यूरेसी कम है नॉर्मलाइजेशन में उतने ही कम नंबर मिल रहे हैं। तो एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंस मिलता है, और एसएससी में तो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में बहुत पहले से एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो आपका पर्पस भी यही होना चाहिए कि जितने सवाल आप सॉल्व कर रहे हो, यू मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो। अब जब आप एक्यूरेसी पे काम कर चुके हो, जैसे मैं फिर टॉपिक एक ही पकड़ के बात करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात कर रहे हैं, आपने अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए और सारे एक्यूरेटली सॉल्व किए। अब आप काम करोगे स्पीड के ऊपर, क्योंकि केवल एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको काम स्पीड पे भी करना है, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होना चाहिए। क्योंकि हमारा पर्पस जो है एग्जाम में केवल पेपर सॉल्व करना नहीं है, आपको एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, उस लिमिटेड टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना है, तो आपको स्पीड पे भी काम करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया, ये सेल्फ स्टडी के ऊपर बेस्ड है, सिंपल सा काम है। 4 स्टेप मैंने आपको बताई है, पहले पैटर्न समझो, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, फिर उसके बाद में एक्यूरेसी और फिर स्पीड। इन 4 स्टेप में अगर आप काम करोगे तो आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट लगा लो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पर यह है कि ऐसा हो नहीं पाता। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता और उसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसा हो इसलिए नहीं पाता बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप एक जगह टिक नहीं पा रहे। तो आपको चाहिए एक प्रोसेस, एक तरीका आपको चाहिए, जिस तरीके को यूज़ करके आप इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करो और फॉलो करो, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, मैं एक चार्ट, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड कर लो, उसके प्रिंट आउट निकाल लेना, और इस चार्ट को आपको यूज़ करना है अपने चारों सब्जेक्ट के लिए। इस चार्ट को आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यूज़ करो। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। मतलब कि इंग्लिश के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टॉपिक्स हैं, तो आपको हर एक टॉपिक का नाम पता होना चाहिए। क्वांट के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, आपको टॉपिक्स याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए चारों सब्जेक्ट के लिए, मतलब कि इंग्लिश, क्वांट, जी और रीजनिंग, चारों के लिए आपका अलग अलग चार्ट बनाएंगे। और करना क्या है, इस चार्ट में 3 कॉलम आप देख रहे हो। पहला कॉलम है जहाँ पर लिखा है 100% कंप्लीटेड, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ पार्शियली कंप्लीटेड, और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है 0 लेवल। ठीक है, अब समझ लो ये क्या है। मान लेते हैं अपन क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट के अंदर कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो कि मैंने आपको पुराना भी प्रोसेस बताया है, जिसमें आपने पैटर्न समझ लिया है और आपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपने कई सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व किए हैं, और आपको 100% कॉन्फिडेंट है उनके ऊपर कि आपको ये इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप स्पीड में एक्यूरेटली सॉल्व कर लोगे। तो ये जो 100% कंप्लीटेड वाला जो कॉलम है, यहाँ पर उन सारे टॉपिक्स का नाम लिखो। उसके बाद पार्शियली कंप्लीटेड में बहुत सारे टॉपिक्स का नाम लिखो जहाँ पर आपको डाउट है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं तैयारी में कमी छोड़ी है। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, इस जो कॉलम में ना, अगर आपको किसी भी टॉपिक में
1% भी अगर डाउट आ रहा है ना, तो इस यहाँ पर ज़रूर लिखना उसको, क्योंकि 1% भी आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन उसमें वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस की। तो सारी वैरायटी अगर आपने कंप्लीट नहीं की है, एक आध भी छूट गई है, तो इस कॉलम में आप उसका नाम लिखो और सारे टॉपिक्स का नाम यहाँ पर लिख लो। उसके बाद थर्ड कॉलम में वो सारे टॉपिक का नाम लिखो जो आपने आज तक छुए ही नहीं, और एग्जाम मॉक टेस्ट में उसका क्वेश्चन देखते ही आप आंखें बंद कर लेते हो या आप डर जाते हो, ठीक है। तो वो टॉपिक का नाम लिखो। अब ये काम मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ, और ये काम आपको केवल कॉन्ट में ही नहीं करना, देखो ये काम आपको करना है इंग्लिश में भी, ये काम आपको रीजनिंग में भी करना है, और ये काम आपको जीए में भी करना है, ठीक है। तो ये काम कर लेने के बाद में आपके पास में सबसे बड़ा वेपन आ जाएगा, क्लैरिटी। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपके पास में ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जिसमें आप 100% श्योर हो कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको काम करना है और उसको 100% श्योर की तरफ लेकर जाना है। तो मान लीजिए आपने ये बीच वाला जो कॉलम है और साइड वाला कॉलम है, यहाँ पर आपने लिखा कुछ टॉपिक्स के आपने नाम लिखे, और आप एक एक करके स्टार्ट करो उसके ऊपर। आपने यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क आपका वीक है, तो इसके ऊपर आप काम करो, इसके ऊपर पढ़ना शुरू करो एक एक करके, इसको 100% में ले करके यहाँ से काट करके इस कॉलम में लिखो, ठीक है। और एक एक करके इस प्रकार से ये जो कॉलम है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इसको आप पूरा खाली कर दो, और एक टाइम जल्दी से ये वाला ले आओ जिसमें आप ये फर्स्ट वाले कॉलम में सारे टॉपिक्स के नाम लिख दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि आपने पूरी तरह से प्रिपरेशन की है, पूरी मेहनत की है, और आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि कोई से भी टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपकी प्रिपरेशन जो है वो फुल प्रूफ है। और फ्रेंड्स मेरा बिलीव करो, अगर आपने ये काम किया तो आपको आपका स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। आप फुल मार्क्स स्कोर करोगे अगर आपने ये काम बचे हुए समय में कर लिया। बस ये आपको देखना है कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा टूल होता है जब आप एग्जाम में देने जाओगे ना, एग्जाम हॉल में, तो एग्जाम हॉल में जाने के पहले ना सब प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो बिल्कुल जीरो माइंड से जा रहा है, जिसको आता ही कुछ नहीं, और वो एग्जाम में जाके बैठ जाएगा और कुछ भी करके आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो डाउट लेकर जाते हैं, जिनको ये पता होता है कि यार प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हमने कमी रखी है। और आप अगर फुल कॉन्फिडेंस से जाते हो और आपको ये पता होता है कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मेरी तैयारी बहुत स्ट्रांग है और मैंने फर्स्ट कॉलम में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब मेरे सारे टॉपिक्स 100% कंप्लीट हैं, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप एनी हाउ उसको सॉल्व कर लोगे। बिकॉज ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा, आपके अंदर और वो सब प्रैक्टिस आपने की, इतनी हैबिट आपने डेवलप कर ली थी कि आपको पता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस समय में भी अगर आपको सिलेबस थोड़ा बहुत बचा भी है तो आप ख़त्म करो और एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो। क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देख सकते हो आप समय के साथ बढ़ ही रहा है। मैं अगर आपको पुराना CGL का कट ऑफ बता दूं, 2015 में ये 102.25 था आउट ऑफ 200। उसके बाद 2016 में जब एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ तो अचानक से 137 हुआ, बहुत बड़ा जंप आया। फिर 17 में 126.50, 18 में 137.07 और 19 में 147.786। तो ये बहुत बड़ा जंप है। और जैसे कि वैकेंसी अभी पूरी तरह से आई नहीं है, 6500 लगभग वैकेंसी है CGL में। तो अगर कम वैकेंसी होती है तो ऑब्वियसली कट ऑफ ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप अच्छी तरह तैयारी करो, जो तरीका बताया इससे अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो, और प्रिपरेशन अपनी ऐसी करो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट आउट ऑफ सिलेबस है, कि थोड़ा सा टिपिकल है, घुमा के पूछ लिया, तो भी आप उसको बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, यही मेरी अपेक्षा आप लोगों से है। और मुझे उम्मीद है अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ये स्टेट ऑफ माइंड आप अपने अंदर ले आओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।